हमने पिछले वीडियो के अंदर निखिलम विधि से घनफल ज्ञात करना सीखा था। अब आप इसके अंदर वो भाग संक्रिया में वो तीन विधि से पढ़ेंगे। सूत्र निखिलम, सूत्र परावर्ती योजित और दौजांग विधि से। सूत्र निखिलम के अंदर जब है वो भाजक है वो संख्या आधार से छोटी होगी तब ये विधि है वो आप लोगों की है वो प्रभावी है। और सूत्र परावर्ती योजित के अंदर आप लोगों का भाजक आधार के आसपास होगा। आधार से छोटा भी बड़ा या छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। तो ये दो विधियां वो शर्तों पर आधारित है तभी ये प्रभावी है। परंतु दौजांग विधि के अंदर आप लोगों का कोई भी शर्त नहीं है, यानी किसी भी प्रकार से हम सवाल को सरल है वो कर सकते हैं। तो देखिए पहले लेते हैं सूत्र निखिलम विधि से। तो निखिलम विधि के अंदर उदाहरण लेते हैं, मान लो 1245 भाग 57। अब सबसे पहले इसमें लिखने का तरीका मुझे तो तीन खंडों में विभक्त करना। ये तीन खंड आपके विभक्त हो गए, पहला, दूसरा और तीसरा। अब तीन खंडों में विभक्त करने के बाद यानी भाजक है वो 97 है। तो भाजक है वो किस आधार के आसपास है? तो ये आधार 100 के पास है, तो आधार बराबर 100। अब हमारे को इसको लिखने का तरीका है। अब जो भाज्य है आधार 100 है, इसलिए अंतिम खंड यानी तीसरा खंड, तीसरे खंड के अंदर भाज्य के 2 अंक लिखेंगे 45। शेष निखिलम यानी इसको है वो इकाई के अंक से लिखना शुरू करना है। और शेष निखिलम यहाँ तो 2 अंक ही बचे हैं, यानी है वो बीच के खंड के अंदर तो शेष निखिलम अंक है वो सारे लिखेंगे। तो ये 12। अब ये 97 हमारे पास संख्या है। अब इसकी पूरक संख्या लिखना है। पूरक संख्या का मतलब है 2 संख्याओं का योग आधार के बराबर होना चाहिए। यहां आधार 100 है, इसलिए यदि 97 में यानी 3 जोड़े तो इसका योग है वो 100 हो जाता है। तो यहां आधार 100 है, इसलिए पूरक संख्या में 2 अंक आने चाहिए, तो 03 लिखते हैं। अब इसको करने का तरीका जो यहां से इन पहली संख्या है वो ज्यों की त्यों लिखी जाती। 1 है तो 1 लिखा जाएगा। अब ये जो आपका 1 प्राप्त हुआ, इस 1 से 0 और 3 से गुणा करें। तो 1 को 0 से गुणा किया 0, 3 को 1 से गुणा किया 3। अब एक स्टेप आगे बढ़ना, इसको जोड़ना। 2 और 0 कितने हो गए? 2। अब पुनः आगे बढ़ना, इस 2 को पूरक संख्या से गुणा करना। तो 0 3 है, तो ये 2 को 0 से गुणा किया 0, 3 को 2 से गुणा किया 6। अब हमारी जो संख्या है वो अंतिम यानी पद तक पहुंच गई है, इसलिए जोड़ लेते हैं। 6 और 5 हो गए 11, हासिल के 1, 4 और 3 7, 7 और 1 8। अब जो हमारे को प्राप्त हुआ, जो मध्य खंड के अंदर प्राप्त होगा वो भागफल होगा, और अंतिम खंड में प्राप्त होगा वो शेषफल प्राप्त होगा। तो आपका भागफल 12, शेषफल आपका प्राप्त हो गया 81। तो ये आप लोगों का सूत्र निखिलम विधि से करने का वो तरीका है।
एक उदाहरण और लेते हैं। ये मान लो 311 भाग है 8। अब इसके अंदर आधार का भाजक के आधार का चयन करना। 8 है, आधार 10 के नजदीक है, आधार 10। अब वही लिखने का तरीका वही रहेगा, 3 खंडों में विभक्त करना। अब आपके पास 8 है, आधार 10 है, इसलिए भाज्य के इकाई का अंक बाहर के खंड में लिखेंगे, से सारे निखिलम अंक है वो मध्य खंड में लिखेंगे। इसको सबको निखिलम अंक कहेंगे। निखिलम अंक सब है, 3, 1, 1, ये सब निखिलम अंक। तो अब 8 की है वो पूरक संख्या लेंगे, पूरक संख्या या अंक भी कह सकते हैं, इसमें तो 1 है। तो पूरक का मैंने अर्थ बताया, 2 संख्याओं का योग आधार के बराबर होना चाहिए। तो 8 में 2 जोड़ते हैं तो 10 होता है, इसलिए इसका पूरक अंक है वो कितना हो गया, 2 हो गया। तो अब आपका करने का तरीका, यानी पहली संख्या को, पहले अंक को ज्यां का त्यां लिखा, 3 है 3। अब देखिए इस 3 को पूरक अंक से गुणा करना, 3 दूनी 6, फिर 1 में 6 जोड़ा 7, फिर इस 7 को 2 से गुणा करना, 7 दूनी 14। अब हम भाज्य के चरम अंक तक पहुंच गए, इसलिए 1 और 4 5 हो गए और 1 का 1। अब आपका देखिए इसके अंदर 8 का भाग दे रहे, तो भाजक से शेषफल कभी बड़ा नहीं हो सकता है, हम भी जानते हैं। तो क्या करते हैं, ये जो 1 है यहां प्लस करेंगे, ये अब ये 1 प्लस करेंगे, फिर इस 1 को यानी पुनः विधि करेंगे, 1 को पूरक अंक से गुणा करेंगे। तो 1 और 2 को गुणा किया तो 2, तो अब देखो 5 और 2 7 हो गए, ये 1 यहां चला गया, 37 और 1 हो गए 38। अब आपका शेषफल है वो भाजक से वो छोटा है, तो आप लोगों का भागफल प्राप्त हो गया 38 और शेषफल प्राप्त हो गया 7। तो इस प्रकार से ये सूत्र निखिलम विधि से भाग करने का है वो तरीका है। अब है सूत्र परावर्तीय योजित। तो सूत्र परावर्ती योजित से भाग संग्रह है, तो भाजक का विचलन करके चिन्ह परिवर्तित करने का तरीका वही रहेगा, केवल हमें वो परिवर्तित अंक प्राप्त करना है, ये ध्यान करना। अब मान लो एक सवाल लेता हूं मैं, 1154 भाग 103। अब इसमें भी आधार का चयन करना, भाजक में आधार का चयन करते हैं तो 103 है, 103 इन किस आधार के नजदीक है, तो 100 के, तो इसका भाजक का जो आधार है वो आपका 100। अब करने का तरीका 3 खंडों में विभक्त करना, वही तरीका रहेगा। अब इसके अंदर आधार 100 है, इसलिए भाज्य के इकाई और दाई 2 बाहर के खंड में लिखेंगे, से सारे निखिलम अंक मध्य खंड में लिखेंगे। अब आपके पास
103 है, इसका विचलन निकालना। विचलन बराबर मैंने पहले भी बताया संख्या माइनस आधार। संख्या आधार से बड़ी है, इसका मतलब धनात्मक विचलन आएगा तो 0-3, क्योंकि इसके अंदर आधार 100, इसलिए 2 अंकों का लिखेंगे। अपरिवर्तित अंक यानी योजित का मतलब चिन्ह है, तो परिवर्तित अंक। तो परिवर्तित अंक के अंदर 0 विनुक्लम 3, या क्योंकि 0 है वो धनात्मक या ऋणात्मक में कोई अंतर नहीं है, इसलिए 0 के ऊपर विनुक्लम का चिन्ह नहीं लगाते हैं। बाकी और 3 ये धनात्मक है तो इसका चिन्ह परिवर्तन हो गया तो ऋणात्मक हो गया, और इसको वैदिक गणित के अंदर है वो विनुक्लम कहते हैं। अब करने का तरीका, पहला अंक है ज्यों का त्यों लिखें, तो 1 है इसका मतलब 1 लिखें। अब इस 1 को 0 विनुक्लम 3 से है वो गुणा करेंगे। 1 को 0 से गुणा किया 0, विनुक्लम 3 को 1 से गुणा किया तो विनुक्लम 3। अब देखो 1 और 0 1, इन पुनः एक स्टेप इन पूरा करने के बाद है वो वापस हम है वो बढ़ेंगे आगे। तो देखो इस 1 को 0 और 3 से गुणा किया 0 विनुक्लम 3। अब देखिए भाज्य के चरम अंक तक पहुंच गए, इसलिए 4 में से विनुक्लम 3 का मतलब ऋणांक संख्या है, तो 4 में से 3 चले गए 1 और 5 में से 3 चले गए 2। तो जो ये बीच का खंड प्राप्त हुआ वो आपको भागफल प्राप्त हुआ, और जो अंतिम खंड में प्राप्त हुआ वो शेषफल प्राप्त हुआ। तो भागफल 11 और शेषफल है वो 21 है वो प्राप्त हो गया। इस प्रकार से एक उदाहरण और ले लेते हैं। चौदह 1432 भाग 88। अब देखिए इसमें आधार भाजक का 100 है, आधार लिखने का तरीका वही रहेगा। भाज्य के इकाई और दाई का अंक यहाँ लिखेंगे, से सारे निकिलम अंक अंदर के खंड में लिखेंगे 88, विचलन संख्या माइनस आधार। अब आप लोगों को पता है आधार से संख्या छोटी है, इसलिए ऋणात्मक विचलन आएगा, तो विनुक्लम 1 विनुक्लम 2, तो विचलन आ गया ये। अब आपका परिवर्तित अंक अब ये ऋणात्मक इसलिए धनात्मक हो जाएगा। अब इसको करने का तरीका, 1 का 1 इस 1 को वापस गुणा करेंगे। 1 को 1 से गुणा किया 1 को 2 से गुणा किया 2, एक स्टेप आगे, तो 4 और 1 कितने हो गए 5। अब पुनः वापस परी, इस 5 को 1 से गुणा करेंगे और 2 से, 5 को 1 से गुणा किया 5 और 5 को 2 से गुणा किया 10, ये 10। अब देखिए ये जो 10 है ये एक इधर जुड़ जाएगा, या ऐसे भी कर सकते हैं 10 और 2 कितने हो गए 12, हासिल का 1, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 5 है वो 11। तो आपका यहाँ देखने पर भागफल 15 आ रहा है और शेषफल है वो 112, परंतु हम लोगों को पता है कि शेषफल भाजक से है वो छोटा आना चाहिए। तो सूत्र निकिलम विधि में भी देखा था, तो क्या करते हैं, तो इसके अंदर ये 1 है यहां जोड़ देते हैं प्लस। अब इस 1 को यहां जब जोड़ते हैं तो इस 1 को इस 1 और 2 से गुणा करते हैं। 1 को 1 से गुणा किया 1 और 2, तो यहां अब इसको जोड़ ले 12 और 12 24 और 15 और 1 कितने हो गए 16।
अब देखिए शेषफल भाजक से छोटा प्राप्त हो गया, इसलिए हमारा भागफल 16 प्राप्त हो गया, शेषफल है वो 24 प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से हम सूत्र परावर्ती योजे से है वो भाग देते हैं। एक उदाहरण और ले लेते हैं इसमें। तीन 166 भाग 1321। अब इसके अंदर लिखने पहले भाजक के आधार का चाहिए। 1321 है, किस आधार के नजदीक है? 1000 के नजदीक है। तो 1000 के नजदीक है, इसलिए भाज्य के इकाई दाईं ओर से 3 अंक अंतिम खंड में लिखेंगे, शेष सारे निखिलम मध्य खंड में लिखेंगे। अब आपके पास भाजक है वो 1321 है। अब इसका विचलन हम जानते हैं संख्या माइनस आधार, संख्या आधार से बड़ी है, इसलिए धनात्मक 321। अब इसका परिवर्तित अंक करना, परिवर्तित अब धनात्मक है तो ऋणात्मक हो जाएगा, विनुक्लम 3, विनुक्लम 2, विनुक्लम 1। अब देखिए करने का तरीका वही रहेगा। पहला ये 3 है, 3 का 3। अब इस 3 को प्रत्येक अंक से यानी परिवर्तित जो अंक आए हैं उससे गुणा करें। 3 को 3 से गुणा किया, विनुक्लम 9। 3 को 2 से गुणा किया, विनुक्लम 6। विनुक्लम 1 को 3 से गुणा किया तो विनुक्लम 3। अब हमें चाहे कितने भी है, परंतु हमें बढ़ना एक स्टेप है। तो अब 9 और विनुक्लम के 9 में से 9 चले गए 0। अब हमारा एक स्टेप बढ़ गए, तो यहाँ से हम विधि पुनः प्रारंभ करेंगे। इस 0 को विनुक्लम 3 से गुणा किया 0, विनुक्लम 2 को 0 से गुणा किया 0 और विनुक्लम 1 को 0 से गुणा किया 0। अब हम एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। ये 5 यानी धनात्मक, विनुक्लम का पहले बताया ऋणात्मक है, और विनुक्लम के 6, तो यह विनुक्लम का कितना बचा? 1। अब एक स्टेप आगे बढ़ गए, इसलिए विधि को पुनः शुरू करना। तो विनुक्लम 3 को विनुक्लम 1, माइनस को माइनस यानी समान संख्या यानी समान चिन्ह को समान चिन्ह से गुणा करते हैं तो धनात्मक। तो विनुक्लम 3 को विनुक्लम 1 से गुणा किया तो धनात्मक के 3 प्राप्त हुआ। अब विनुक्लम 2 को विनुक्लम 1 से प्राप्त किया तो धनात्मक के 2 प्राप्त हुआ। अब विनुक्लम 1 को विनुक्लम 1 से गुणा किया तो धनात्मक का 1 प्राप्त हुआ। अब हम इसके भाज्य के चरम अंक तक पहुंच गए हैं, तो अब हमारी विधि है वो समाप्त होती है। तो 6 और 1 हो गए 7, 6 और 2 कितने हो गए? 6 और 2 8। अब देखो यह विनुक्लम के 3 और धनात्मक 3 0 हो गया, तो ये कितना बचा? 1। अब आपका देखने पर इसमें मैंने बताया कि मध्य खंड के अंदर भागफल होगा तो 3 0 विनुक्लम 1 और शेषफल 187। अब हमें देखा है कि भागफल कभी भी हमें ऋणात्मक प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए हमें 9वीं कक्षा में पढ़ा था निखिलम नवत चरभम च दस्त, यानी अब हमारे को ये देखना है कि विनुक्लम संख्या को सामान्य संख्या में बदलना। तो है वो इकाई की संख्या जहाँ से शुरू होती है वहाँ आप लोग 10 में से घटाएंगे, शेष 9 में से घटाएंगे, जहाँ विधि समाप्त होती है वहाँ 1 न्यून करें। तो 10 में से यानी 10 और विनुक्लम का 1, तो कितना रह गए? 9। अब यहाँ 9 में से 0 के ऊपर पता नहीं चलता है ऋणात्मक है विनुक्लम का है या नहीं, तो हम मान सकते हैं। तो 9 में से 0 चले गए 9। अब यहाँ 3 का, क्योंकि विधि यहाँ समाप्त हो रही है, क्योंकि यहाँ ये 3 है वो सामान्य संख्या है,
इसलिए विधि समाप्त हो रही है, इसलिए हम इसका एक न्यून कर देते हैं। तो 3 का एक न्यून कितना, तो 3 का एक न्यून, तो हमारे पास प्राप्त हो गया 2 9 9। तो भागफल 299 और शेषफल 187। इस प्रकार से हम लोग सूत्र निखिलम विधि और सूत्र परावर्ती योजित के द्वारा भाग संक्रिया करते हैं। परंतु इसमें थोड़ी शर्त है कि परावर्ती के अंदर वो भाजक है वो आधार के आसपास होना चाहिए, तो विधि प्रभावी, हालांकि सवाल हो जाएगा परंतु विधि का प्रभाव कम रहेगा। इसलिए संख्या आधार के आसपास होती है तब है वो विधि है वो प्रभावी होती है, नहीं तो है वो प्रभावी नहीं होती। बाकी भाग हो सकता है इसमें। अब तीसरी विधि आते हैं, रामबाण विधि भी कह सकते हैं हम, क्योंकि इसके अंदर कोई शर्त नहीं है, हम किसी भी प्रकार से सवाल कर सकते हैं। दौजांक विधि, अब दौजांक विधि के अंदर मान लो 45 32 भाग 112 का। अब इसमें संकेत लिखने पड़ेंगे और लिखने का तरीका देख, तो इसको 3 खंडों में विभक्त करना पहले, ये कर दिया। अब यहां से इसमें भाजक के अंकों से निर्धारित होता है कि हम बाहर के खंड, अंतिम खंड में कितने अंक लेंगे, और तो 112 है। अब हम यहाँ यदि दौजांक के 2 अंक लेंगे या 12 लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके अंदर मान लो मैं 1 अंक दौजांक का लेता हूं, ये जो इकाई का अंक है वो दौजांक, और ये दाई और सैकड़ा, इसको मुख्यांक कह देंगे। तो मुख्यांक हो गया 11 प्राप्त हो गया। और अब हम देखते हैं यहां दौजांक का 1 अंक लिया है, तो भाज्य का भी इकाई का अंक लेना है। तो यहां इकाई का अंक क्या है, 2 है। यहां संयोग से क्या है कि यहां पर भी 2 आ गया, यहां पर भी 2 आ गया, ये नहीं समझना। आपका इस इकाई का अंक, ये अंक है वो यहां बाहर के खंड में लिखते हैं, शेष सारे अंक है वो मध्य खंड में लिखते। इसमें क्या है, बीच में दूरी भी रखना, लिखने का तरीके का भी ध्यान रखना। पास लिख देंगे तो हम शेष पल बचेंगे, वो कहां लिखेंगे, तो इसमें थोड़ा है सावधानी रखना। अब देखिए, अब हमारा यहां संकेत लिखते हैं। अब हम सामान्य भाग देते हैं, मुख्यांक का भाग देंगे और दौजांक जो है उसको भागफल का जो अंक आएगा उसे गुणा करके संशोधित भाज्य निकालेंगे। तो देखिए ये आपका 4 है और ये 11 है, इसलिए यानी 11 से छोटी संख्या है, इसलिए हम सामान्य भाग देते हैं तो भी 2 अंक ले लेते हैं। तो इसमें भी हम ले सकते हैं। तो 45, तो 45 के अंदर भाग किसका देंगे, मुख्यांक का देंगे, और मुख्यांक हमारे पास कितना 11 प्राप्त हुआ। तो भागफल कितना प्राप्त हुआ, 11 चौक 44, और शेषफल कितना प्राप्त हो गया, 1। तो यहां 4 लिख दिए, और ये जो शेषफल है इस दोनों के बीच में, इसलिए मैंने कहा जगह छोड़ेंगे तो पता चल जाएगा। अब आपके पास जो नया भाज्य प्राप्त हुआ है, नया भाज्य बराबर हो गया 13। अब क्योंकि हम वास्तव में भाग 112 का जा रहा है, इसलिए हम संशोधित भाज्य निकालेंगे इसमें। तो संशोधित भाज्य, अब संशोधित भाज्य निकालने का तरीका हम नवमीं कक्षा में भी है वो सीखा है, और यहां देख लेते हैं। अब देखो आपके पास ये 13 है, अब 13 माइनस इस दौजांक के अंक को जो ये भागफल का अंक आया उससे गुणा करें, तो 2 को 4 से गुणा। अब आपको पता है कि ऐसी स्थिति है तब वो पहले है वो गुणा सरल होगा। तो 13 2 × 4 8 हो गए, और 13 में से 8 चला गया और पीछे बच गए है वो
आप लोगों के बचे हैं वो 5 बचे। अब इसके अंदर 5 के अंदर भाग मुख्यांक का देना है, यानी 11 का भाग देना। अब 5 में 11 का भाग दिया तो भागफल प्राप्त हुआ 0, क्या भाग 0 बार गया है, और शेष फल प्राप्त हो गया वो 5। इसलिए यहाँ 0 बार भाग गया है, यहाँ शेष फल। अब हम अंतिम खंड में आ गए। अब इसमें दशमलव में भी हम निकाल सकते हैं, परंतु हमें दशमलव में निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे 10वीं के अंदर इतना ही दिया गया है कि अंतिम शेष फल ज्ञात करना। तो नया भाज्य आपके पास 52 प्राप्त हो गए। अब संशोधित भाज्य या आप अंतिम शेष फल, दोनों में से कोई शब्द उपयोग ले सकते। अंतिम शेष, तो अंतिम, अब हमारे पास नया भाज्य था 52, इस 2 को 0 से गुणा करें, 2 × 0, तो 52 - 0 बराबर 52, तो 52 - 2 × 0 बराबर हो गए 52। तो जो मध्य खंड में आप लोगों को प्राप्त हुआ है वो भागफल प्राप्त हुआ है, और अंतिम खंड के अंदर शेषफल प्राप्त। तो भागफल 40, शेषफल 52। तो ये संकेत एक तरफ से ही लिखना प्रारंभ करना, क्योंकि मेरे तो जगह कम थी इसलिए मैंने यहाँ से शुरू कर दिया, फिर यहाँ पता नहीं चलता है इसलिए। अब यदि बोर्ड के हिसाब से देखें 2 नंबर का यदि प्रश्न आता है तो हम ये लिखते हैं और ये संकेत लिखते हैं तो 1.5 नंबर प्राप्त होता। अब ये भी लिखना जरूरी है, भागफल और शेषफल इसका 1/2, तो फिर 2 नंबर देते हैं उसमें। ये भूल गए आपने, सवाल बिल्कुल सही कर दिया तो भी आप लोगों के अंक है वो 1.5 ही प्राप्त हो, इसलिए ये लिखना भी जरूरी है। तो ये दौजांग विधि से भाग ज्ञात करना सीखा, जब दौजांग का 1 अंक लिया और मुख्यांक के 2 अंक हो चाहे 1 अंक हो, जिसका आसानी से हम पहाड़े बोल सकते हैं उसको हम ले सकते हैं। अब आगे अगले क्लास में जो पढ़ेंगे उसके अंदर दौजांग के 2 अंक लेकर के और मुख्यांक का 1 अंक लेकर के या 2 अंक लेकर भी कर सकते हैं, तो 1 अंक लेकर के देखेंगे उसमें।